हेलो एवरीवन, मैंने आरपीसी केमिस्ट्री के लिए क्लासेस स्टार्ट की थी। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अपन सिलेबस का एनालिसिस करके अब केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री के भी अपन ने कल 3 पोर्शन किए थे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो आज अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के सिलेबस में क्या क्या है, एक बार सिलेबस को देखना ज़रूरी है। तो फर्स्ट अपने सिलेबस में क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटम है और क्वांटम नंबर्स है, ओहो प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन रूल, मून्स लॉ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स है, क्लासिफिकेशन है, SPDF ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, तो सबसे पहले परमाणु क्या होता है। परमाणु एक ग्रीक भाषा से लिया हुआ शब्द है जो क्या है, जिसका अर्थ क्या होता है, जो शब्द क्या है, एटोमिया। इसका मतलब क्या है, न काटे जाने वाला या अविभाज्य कण। जैसे डाल्टन ने 1808 ईस्वी में सिद्धांत दिया था डाल्टन का, जिसे क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। अविभाज्य कण है, इसका मतलब इसका द्रव्यमान क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। इसी कारण इसको स्थिर संघट के नियम भी कहते हैं, या गुणित अनुपात के नियम की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, अपने सिलेबस में था फर्स्ट था फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या था अपने सिलेबस में, फर्स्ट ये था फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, यानी एक आपका परमाणु, इसके अंदर भी कुछ क्या होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं अपरमाणु या फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो फंडामेंटल पार्टिकल में क्या है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, फैराडे ने। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.60 टू 1 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसका द्रव्यमान कितना है, 9.1093 × 10⁻31 kg। ठीक है, माइक्रोन में 0। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +1.60 टू 1 × 10⁻⁻19। इसका मास कितना होता है, 1.67 टू 6 × 10⁻⁻27 kg और माइक्रोन में 1। ऐसे ही न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, 0, चार्ज नहीं होता है, इस पर उदासीन होता है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 1.6749 × 10⁻⁻27 kg, माइक्रोन में 1। ठीक है, अगला है परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या। ये थोड़ा सा ब्लर है, इसको मैं ऐसे समझा देती हूँ। एक आपके पास में कोई भी एलिमेंट होता है तो अपने उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, x, नीचे की तरफ z मेंशन होता है, ऊपर की तरफ क्या मेंशन होता है, a। z क्या है यहाँ पे, परमाणु क्रमांक, और a क्या है यहाँ पे, मास, एटम का मास। तो z क्या होता है, z होता है किसी भी परमाणु में, किसी भी नाभिक में, परमाणु में कितने प्रोटॉन हैं, उसको क्या बोलते हैं, z। या कोई उदासीन अणु है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं या कितने न्यूट्रॉन है, उसको क्या बोलते हैं, z बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही a क्या होगा, a है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियॉन्स का ऐड क्या है, a। ठीक है, देखते हैं। तो ये है परमाणु संख्या, जिसे z से प्रेजेंट करते हैं। तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या बोलते हैं। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या या किसी उदासीन परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या बोलते हैं, z कहते हैं। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, कंबाइंड रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट द्रव्यमान संख्या, जैसे a से प्रेजेंट कर रहे थे, तो न्यूक्लियनों की कुल संख्या को परम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, समस्थानिक और समभारिक। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। समस्थानिक मतलब जिनका आवर्त सारणी में एक ही स्थान होता है, जैसे 1h1, 1d2 और 1t3। ठीक है,
इन सब का एक ही स्थान है, बिकॉज ऑफ परमाणु क्रमांक एक ही है। यहाँ द्रव्यमान संख्या में क्या है, अंतर है। ये सब क्या है, समस्थानिक है। समभारिक क्या है, समभारिक क्या है, ये कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन में परमाणु क्रमांक कितना है, 6, नाइट्रोजन में कितना है, 7। यानी परमाणु क्रमांक में तो अंतर है, पर Z एक ही वैल्यू क्या है, सेम, 14 14। ठीक है, ये हुए समभारिक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में समस्थानिकों का एक सा व्यवहार होता है। क्यों होता है, क्योंकि रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा नियंत्रित होते हैं, जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के द्वारा निर्धारित होते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, यदि हाइड्रोजन से हो रही है तो हाइड्रोजन की जगह आपने ड्यूटेरियम डाल दिया तो रिएक्शन वैसी की वैसी होगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन करना है आपको। यदि ब्रोमियम, जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, द्रव्यमान कितना है, 80 है, तो Z की वैल्यू 35 हो गई, A कितना है, 80। ये उदासीन अणु है, कैसे पता चला, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज मेंशन नहीं है। नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो गई, बराबर। दोनों कितने हो गए, 35। अब न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस Z। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या है, A माइनस Z, ये द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो 80 माइनस 35 कितना हो गया, 45 हो गया। इस तरह के क्वेश्चन से आते हैं इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी स्पीशीज़ में आप क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दे रखी है। तो इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है, 18, प्रोटॉन कितना दे रखा है, 16, और न्यूट्रॉन कितना दे रखा है, 16। तो आपको बतानी है स्पीशीज़ कौन सी है। तो देखो, स्पीशीज़ में क्या होता है, x बराबर Z और ये होता है A। ठीक है, Z क्या है यहाँ पे, Z क्या होता है यहाँ पे, प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पे, 16। इसका मतलब परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 16। 16 मतलब एलिमेंट कौन सा हो गया, S, सल्फर। ए क्या होता है, ए होता है P+N, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 16 + 16 32। ठीक है, इसके बाद में यह स्पीशीज उदासीन नहीं है। कैसे पता चला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे 16 नहीं है, कितनी है, ज़्यादा है, तो उदासीन नहीं है। कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर नहीं है, तो यह एक ऋणावेशित है, जिसका आवेश इलेक्ट्रॉन के आधिक्य के बराबर होगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है भाई, 2 है। 18 में से 16 गए तो कितने आ गए, 2 आ गए। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, नीचे की तरफ परमाणु क्रमांक 16, ए की वैल्यू 32 और इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा, 2, तो -2। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, अपन क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स। मॉडर्न कॉन्सेप्ट कौन सा है, आपको रदरफोर्ड, थॉमसन वो नहीं पढ़ना है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट, मॉडर्न है अपना बोर। बोर का मॉडल क्या कहता है, बोर का परमाणु मॉडल के विकास बिंदु। बोर क्या बोलता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार होता है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, उसका ड्यूअल नेचर होता है। एक वो तरंग की तरह होती है, एक तो वो कैसे होती है, तरंग की तरह होती है, और दूसरा कैसे होती है, कण के रूप में होती है। ठीक है, तो इन दोनों के गुण होते हैं किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल कब आया था, 1999 में आया था। तो हाइड्रोजन परमाणु में, अब हाइड्रोजन परमाणु के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये आपका हाइड्रोजन परमाणु है। इस हाइड्रोजन परमाणु में ये है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये है आपका नाभिक। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या, यानी इस निश्चित त्रिज्या वाली कक्षाओं में घूमता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, कक्षा।
स्थायी अवस्था या स्तर कहते हैं। ये कक्षा है नाभिक के चारों ओर संकेंद्रित रूप से क्या होती है, व्यवस्थित। तो यहाँ पे ये कक्षा है, ये क्या है, एक कक्षा है, इसमें आराम से घूम रहा है, ठीक है। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती। तो कक्षा में ये ऊर्जा क्या होगी, समय के साथ चेंज नहीं होती है, ये नोट करने की बात है। तथापि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी स्तर से उच्च स्थायी स्तर तब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और उच्च से निम्न में तब आएगा जब वो क्या करेगा, उत्सर्जन। जैसा कॉमन थिंग आपको पता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट में है और वापस स्टेट में जाना चाहता है, कब जाएगा, जब वो इतनी एनर्जी क्या करेगा, अवशोषित करेगा। और उत्सर्जन कब करेगा, जब वो इतनी ऊर्जा का क्या करेगा, उत्सर्जन। उच्च स्तर से निम्न में आएगा तो उत्सर्जन करेगा, और निम्न से उच्च में जाएगा तो क्या करेगा, अवशोषण करेगा, ठीक है। दो अवस्थाओं के संक्रमण के समय अवशोषित उत्सर्जित विकिरण को निम्न प्रकार क्या किया जा सकता है। ये बोर का आवृत्ति नियम है। तो आपको पता होगा कि E बराबर क्या होता है, H न्यू। तो न्यू इक्वल्स क्या हो जाएगा, E अपॉन H हो जाएगा। तो ये तो दे रखा है E2 माइनस E1 अपॉन H, ठीक है। और इसी को आगे सॉल्व करके बता रखा है। तो MVR इक्वल्स NH अपॉन 2 पाई। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन H अपॉन 2 पाई वाली कक्षाओं में क्या करता है, पूर्ण रूप से घूमता है। यानी किसी कक्षा का कोणीय संवेग क्या होगा, H अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, तभी क्या होगी, वो कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के जैसा विन्यास किसका है, जैसे हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2, बेरिलियम प्लस 2, ये हाइड्रोजन के समान है। तो इनकी ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या है, En इक्वल्स -2.18 इंटू 10⁻18 माइनस का 18 अपॉन Z² अपॉन N² जूल, ठीक है। तो एनर्जी किस में आई, जूल में आई है। फॉर्मूला क्या है, -2.18 इंटू 10⁻−18 Z² अपॉन N², ठीक है। और रेडियस का फॉर्मूला क्या है, 52.9 N² अपॉन Z। आपको ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भाई जैसे जैसे Z का मान बढ़ेगा एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। एनर्जी नेगेटिव होगी तो त्रिज्या का मान कम होता जाएगा। इसको आप इजीली याद कर सकते हो। कैसे याद करोगे, यहाँ से अपन यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं आवर्त सारणी में। तो यहाँ क्या होता है, परमाणु का आकार बड़ा होता है, यहाँ पे क्या होता है, परमाणु का आकार छोटा होता है। तो यहाँ पे Z धीरे धीरे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। Z क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है। Z बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, परमाणु का आकार क्या हो रहा है, धीरे धीरे छोटा हो रहा है। और छोटा होने से एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी कैसी हो रही है, नेगेटिव हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कक्षक और क्वांटम संख्या। कक्षक और क्वांटम संख्या। कक्षक और क्वांटम संख्या के लिए क्या करना है आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वांटम संख्या पढ़नी है। आपको पता होना चाहिए कि क्वांटम संख्या कितनी है। क्वांटम संख्या कितनी होती है, 4 क्वांटम संख्या है अपने सिलेबस में। एक्चुअल में होती भी कितनी है, 4 ही होती है, ठीक है। तो क्वांटम संख्या के लिए क्या करना है आपको, किसी परमाणु में कई कक्षक संभव है। क्वांटम संख्या द्वारा प्रत्येक परमाणु कक्षकों की अंदर अंतर किया जा सकता है।
प्रत्येक कक्षकों को 3 क्वांटम संख्या n, l, m द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, इसको अपन n से दर्शाते हैं। ये क्या है, एक धनात्मक संख्या है। ठीक है, n से कक्षक के आकार और काफ़ी हद तक ऊर्जा के बारे में पता चलता है। n से आप लोगों को किस चीज़ के बारे में पता चलता है, ये चीज़ ध्यान रखने की है कि आपको n क्या बताता है, n क्या बताता है आपको, साइज एंड एनर्जी। ये याद रखने की बात है, n क्या बताता है, साइज एंड एनर्जी बताता है। ठीक है, बारे पता चलता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इन सब के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1 है। n से कोश का पता चलता है, किसका पता चलता है, कोश का पता चलता है। n का मान बढ़ने के साथ साथ कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है, जिसे आप n स्क्वायर के द्वारा पता लगा सकते हो। ठीक है, सेकंड, यदि n की वैल्यू 1 है तो कोश क्या होगा, k, 2 है तो l, 3 है तो m, 4 है तो n होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटम संख्या कौन सी, द्विगुणित क्वांटम संख्या, जिसको अपन l से रिप्रेजेंट करते हैं। कक्षक या कक्षक का कोणीय भौम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। l को क्या क्या कहते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर, द्विगुणित क्वांटम संख्या, बॉम क्वांटम संख्या, कक्षक कोणीय क्वांटम संख्या। ठीक है, l यह कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करता है। तो l आपको क्या बताता है, 3D स्ट्रक्चर बताता है। क्या बताता है, 3D स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर बताता है। n के दिए गए मान के लिए l के मान कितने होते हैं, 0 से लेकर n-1 तक संभव है। ठीक है, अर्थात n के लिए दिए गए मान l के लिए 0, 1, 2 से लेकर n-1 तक हो सकते हैं। इस चीज़ को अपन एग्जांपल से समझते हैं। यदि n की वैल्यू कितनी है, 1, तो l कितना होगा, 0। यदि 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0, 1। 3 है तो 0, 1, 2। यानी n कभी भी l के बराबर नहीं होगा, हमेशा एक पीछे रहेगा। ठीक है, प्रत्येक कोश में एक या अधिक उपकोश होते हैं। किसी मुख्य उपकोशों की संख्या n के बराबर हो सकती है। इसको एग्जांपल से समझते हैं कि ये है मुख्य कोश और ये है उपकोश, यानी एक बड़ा कमरा है। कैसे समझोगे, यानी एक बड़ा कमरा है, ये एक बड़ा कोश है और इसके अंदर कितने और कोश है, इनको बोलते हैं उपकोश। ठीक है, तो n और उपकोश, यदि n की वैल्यू 1 है तो उपकोश कितने होगा, 0। समझो, जैसे आपके पास n1 है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1, तो उपकोश है क्या इसमें, नहीं है ना, उपकोश यहाँ पर नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। 2 है तो 0 और 1, 3 है तो 0, 1, 2। ओके, नेक्स्ट चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट क्वांटम संख्या कौन सी है, m क्या बताता है, त्रिविमीय अभिविन्यास की जानकारी देता है। m क्या देता है अपने को, त्रिविमीय अभिविन्यास की जानकारी देता है। किसी उपकोश में m की 2l+1 मान संभव है। कितने मान संभव है, 2l+1 मान संभव है। यदि l की वैल्यू कितनी है, 0, तो m कितना हो जाएगा, 2l+1 कितना हो जाएगा, 2l+1 हो जाएगा। तो l की वैल्यू 0 रखते ही वैल्यू कितनी आ गई, 1। 1 का मतलब कक्षक कितना है, s। 2 वैल्यू रखी l की जगह तो कितना हो गया, 2 × 2, 4+1 कितने, 1 वैल्यू रखी तो 2 × 1, 2+1 कितने हो गए, 3 कक्षक हो गए। 3 का मतलब क्या हो गया आपके पास में, 0। m की वैल्यू कितनी होती है, 0, इधर -1 और इधर +1, टोटल मिला के कितनी हो गई, 3 के लिए कितना आ गया, p। ऐसे यदि l की वैल्यू कितनी हो, यहाँ पे 2,
2 के लिए क्या हो जाएगा 0 -1 -2 +1 +2। ठीक है, तो कितने हो गए 3। इधर कितना आता है 5 आता, 5 के लिए कितने हो गए डी। एम के मान एल से प्राप्त होते हैं, एल के मान एन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, एम के मान कैसे एल से प्राप्त होते हैं, इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन सा है, ये रहा 2l+1, यानी एल की वैल्यू पता होगी तब आप एम की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे ही एल के मान के लिए आपको एन की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है एन के मान 0 1 2 3 दे रखे हैं। तो उपकोष की संख्या कितनी है, 0 के लिए एस, यानी एल की वैल्यू 0 है तो एस होगा, एल की वैल्यू 1 है तो पी, 2 के लिए डी, 3 के लिए एफ। ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम रूल स्टार्ट करते हैं। हमारा रूल नेक्स्ट है ऑफ बाउ नियम। ऑफ बाउ नियम क्या होता है, ऑफ बाउ को आपको याद रखना है। ऑफ बाउ का मतलब होता है निर्माण करना। तो कक्षकों के द्वारा इलेक्ट्रॉन को भरा जाना क्या कहलाता है, ऑफ बाउ। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, परमाणुओं को उनकी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है ना, कैसे व्यवस्थित किया जाता है, उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग देखो आप कैसे व्यवस्थित कर रहे हैं। पहले 1s में इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर 2s, फिर 2p। किस तरह से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं देखो, 1s फिर 2s 2p 3s 3p 3d, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं फिल किया जाता है। तो ऑफ बाउ नियम आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन को उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करेंगे, उसी तरह से अपन इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। नेक्स्ट क्या है, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। तो पाउली क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या नियंत्रण बताता है। ये संख्या के नियंत्रण को बताता है। पाउली क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या के नियंत्रण को। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती। पाउली क्या बोलता है, किसी इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉनों की 4 क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। ठीक है, केवल 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन के चक्रण भी क्या होंगे, विपरीत होने चाहिए, तब भी दोनों इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में रह सकते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में, कौन से, मुख्य क्वांटम संख्या n वाले कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे निकलती है, 2n² से। यदि n की वैल्यू 1 है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n² होंगे। n की वैल्यू 1 है तो n की जगह क्या लिख दो 1, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2 से करा तो 2। ठीक है, यदि n की वैल्यू 2 है तो 2n², n की वैल्यू रखी 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से गुणा करा तो 8 आ गया। इसी तरह n की वैल्यू कितनी, यदि 3 है तो फॉर्मूले में रखा 2n², 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 दूनी 18। ठीक है, आपको पाउली अपवर्जन नियम याद कैसे रखना है, देखो पा से क्या रखना है 4, किसी की भी 4 क्वांटम संख्या एक समान नहीं हो सकती है। हुंड का अधिकतम भौतिकता नियम, एक ही उपकोष में कक्षकों के इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगा तब तक कि उपकोष के सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। हुंड का क्या ध्यान रखना है कि भाई सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसी के बाद युग्मन चालू होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं हुंड का अधिकतम भौतिकता का नियम। अब ये असामान्य इलेक्ट्रिक विन्यास है जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। इसको 2-3 बार आप लिखोगे तो याद हो जाएगा। मैं पीरियोडिक टेबल के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें मेंशन करूंगी। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है, ये याद होना चाहिए आपको।
कुल कक्षक के लिए फॉर्मूला और कुल इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कुल कक्षक के लिए, कुल इलेक्ट्रॉन के लिए। कुल कक्षक क्या होते हैं? यदि आपको एल की वैल्यू दे रखी है, किसकी? एल की वैल्यू दे रखी है, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको। 2l+1 क्या होते हैं? कक्षक होते हैं। और यदि आपको एन की वैल्यू दे रखी है कुल कक्षक के लिए, तो n², ठीक है। और यदि आपको कुल इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो एल की वैल्यू से क्या हो जाएगा? 2 और इलेक्ट्रॉन के लिए 2n² हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से याद हो गया आपको, ठीक है। अब याद क्या रखोगे? ऑफ पावर नियम क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं। पाउली क्या बोलते हैं? चार क्वांटम संख्या समान नहीं होगी। हुंड क्या बोलता है? युग्मन तब तक नहीं होगा जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए, ठीक है। समझ में आ गया? आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी इसके क्वेश्चंस, ठीक है।